हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के ईयर 2023 के एमपीटी एंट्रेंस एमसीक्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे इस वाले वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चंस 30 तक कंप्लीट कवर किया है। Let's get started. Question number 31, which is important factor to gain bone density? इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है बोन डेंसिटी पाने के लिए? ऑप्शंस हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट बेयरिंग, एरोबिक कंडीशनिंग, वेट बेयरिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड नॉन वेट बेयरिंग एरोबिक ट्रेनिंग। बोन डेंसिटी जो है वेट से प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज़्यादा आप वेट बेयरिंग करोगे उतनी जल्दी आपकी बोन डेंसिटी भी गेन होती है। और जितना ज़्यादा करोगे तो इसमें अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी ऐड करें तो वेट बेयरिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। उसमें क्या होगा कि बोन डेंसिटी और ज़्यादा आपको गेन होगी। आंसर इज सी, वेट बेयरिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा ब्लर है, प्लीज़ एक्सक्यूज फॉर दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, इन्वर्जन इवर्जन कंपोनेंट इज मोर इन। ये जो इन्वर्जन और इवर्जन कंपोनेंट होता है फुट का, ये सब टेलर जॉइंट का एक कंपोनेंट होता है एंड इट्स अ फैक्ट। एनाटमिकली ये एक फैक्ट है कि जो इन्वर्जन एंड इवर्जन है ये सब टेलर जॉइंट का कंपोनेंट है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइनल ऑर्थोसिस कंट्रोल्स लंबोसेक्रल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्पाइनल ऑर्थोसिस है जो कि लंबर पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों को ही कंट्रोल करता है। जो टेलर है वो थोरैसिक के लिए होता है और जो नाइट है वो लंबर एंड सेक्रम के लिए, लंबोसेक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए होता है। और जो हैरिस है वो लंबोसेक्रल एक्सटेंशन के लिए होता है, बस ये सिर्फ एक्सटेंशन को लिमिट करता है। और जो टेलर एंड नाइट है वो होता है TLSO, मीन्स थोरैकोलंबोसेक्रल ऑर्थोसिस। और अगर आपको इनमें और डिटेल में जाना है तो आप इनकी पिक्चर्स से और अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि इजीली गूगल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। आंसर इज नाइट ऑर्थोसिस, क्योंकि ये लंबोसेक्रल को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों में ही लिमिट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर वन शुड लाई इन। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको कौन सी पोजीशन में लाई करना चाहिए, मीन्स लेटना चाहिए। आंसर इज बी, साइड लाइन ऑन लेफ्ट साइड, बिकॉज क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर है, जो वूम्ब है वो अब थोड़ा ग्रो हो चुका है। ताकि जो एओर्टा है, जो आपकी आर्टरी है, मेन आर्टरी एओर्टा, वो कंप्रेस ना हो, ठीक है। उससे के कंप्रेशन से बचने के लिए आप जो वुमेन है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो अपने लेफ्ट साइड लाइन होके लेटें। आई होप यू गॉट द आंसर, इट्स बी। क्वेश्चन नंबर 35, इन अ नॉर्मल कर्व द मीन मीडियन मोड आर। एक नॉर्मल कर्व में जो मीन मीडियन मोड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इन मिड लाइन में होते हैं मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड।
So answer is C, and it's a fact. So next question is, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर एक्साइटेड बाय, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं ईयर में, वो कौन सी मूवमेंट से एक्साइट होती हैं? सो आंसर इज बी, एंगुलर मूवमेंट्स। एंगुलर मूवमेंट्स जो होते हैं उससे जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो एक्साइट होती हैं, और एंड इट्स अ फैक्ट। ओके, सो उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट के, जब मूवमेंट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से जो बॉडी है वो अपने पोस्चर को मेंटेन करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, मोटर सप्लाई ऑफ डायफ्राम इज। सो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा एमपीटी को एंट्रेंस में पूछा जाता है, एंड इट्स आंसर इज सी, फ्रेनिक नर्व। सो आई होप आप इसको एकदम लर्न कर लो, एंड इट्स अ फैक्ट कि डायफ्राम जो है फ्रेनिक नर्व से सप्लाई होती है। सो नो मोर कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको लर्न करना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 38, द पोजिशन ऑफ लंग इज अप टू। सो जो पोजिशन है लंग की वो कौन से वर्टिब्रा तक होती है? सो आंसर इज बी, T10। थोरैक्स के 10 वर्टिब्रा तक जो लंग है वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, लंग एक्सटेंड करता है T10 तक, और जो प्लूरा होती है वो करती है T12 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक पूछा जाता है बेसिकली। सो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिंट फॉर क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी इज। सो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी के लिए कौन सा स्प्लिंट यूज़ किया जाता है? जो कॉकअप स्प्लिंट होता है। सो कॉकअप स्प्लिंट इज़ लाइक दिस, एंड ये रेडियल नर्व के लिए यूज़ किया जाता है, रेडियल नर्व। क्योंकि रेडियल नर्व में क्या होता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। सो रिस्ट को ड्रॉप ना हो और एक्सटेंड करके रखें, सो ये यूज़ होता है रेडियल नर्व में। जो नकल बेंडर है, सो नकल बेंडर जो स्प्लिंट है वो क्लॉ हैंड में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ फॉर क्लॉ हैंड, क्योंकि हाइपर एक्सटेंशन होता है, हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है आपका मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ये फ्लेक्शन में रहे, सो नकल्स को बेंड पोस्चर में रखते हैं। सो इसलिए जो नकल बेंडर है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें क्लॉ हैंड में नकल बेंड नहीं हो रही है, वो हाइपर एक्सटेंड हो चुकी है एमसीपी पे। सो ताकि वो फ्लेक्स हो सके, सो इसलिए नकल बेंडर यूज़ कर रहे हैं। पैनकेक भी रेडियल नर्व से ही रिलेटेड है, उसमें यूज़ किया जाता है। एंड शॉर्ट ओपोनेंस फॉर थंब, ये थंब के लिए यूज़ होता है। ओके, फॉर मीडियन नर्व, थंब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, विच मसल इज नोन एज स्विमर्स मसल। सो स्विमिंग में जो मेजर मूवमेंट होती है वो आर्म्स की अडक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, एंड मीडियल रोटेशन होती है। अगर आप देखो तो इसमें ये जो मेनली इस मूवमेंट के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है लैटिस्मस डोर्साई। सो आंसर इज डी। ठीक है, क्या क्या मूवमेंट्स हो रही है? एक्सटेंशन, adduction and internal rotation. So I hope you got the answer. So answer is D option. Question number 41, Codspan pendulum exercises are based on the principle of, जो pendulum है, so कॉर्ड्समैन पेंडुलम है, सो आप पेंडुलम से इसको कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हो। जैसे पेंडुलम है, ठीक है, वो आगे जाता है जितना, वो पीछे भी उतना ही जाता है। सो एक मोमेंटम क्रिएट हो रखा है कि जितना वो आगे जाएगा उतना ही पीछे भी जाएगा। सो कॉर्डमैन एक्सरसाइज भी जब हम फ्रोजन शोल्डर के लिए करवाते हैं, सो जो पेशेंट है उसको अपने आर्म को हैंग करने के लिए बोलते हैं, और
फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाते हैं, ठीक है। फ्री फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो पेशेंट है वो करता है एंड उसमें मोमेंटम बना रहता है उस एक्सरसाइज में। सो ये इसी प्रिंसिपल पे है, मोमेंटम के प्रिंसिपल पे। So I hope you got the answer and the concept. Next question, question number 42. Injury to which of the following arteries leads to catcher's hand? So catcher's hand आपने देखा है, आपने ज़रूर कभी ना कभी क्रिकेट खेला होगा ऑफ कोर्स। सो जब आप बॉल कैच करते हैं सो आपका हैंड कैसे होता है? मेरी डायग्राम उतना स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है बट आई होप कि आप समझ पाओ। सो इस तरह से कैच करते हैं बॉल को, ठीक है। सो जब इस तरह से कैच करते हैं तो जो बॉल है वो हैंड पे लगने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है इधर इधर इस साइड पे, और इस रिस्ट के इस साइड पे हमें पता है क्या है। सो रिस्ट के इस साइड पे है गायोन्स कैनाल, और गायोन्स कैनाल में है अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, ठीक है। सो अल्नर आर्टरी, इसमें पूछा आर्टरी कौन सी आर्टरी की वजह से हो रहा है। सो अल्नर आर्टरी यहाँ से आपको मिल गया। सो आंसर इज बी। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट एंड द आंसर। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। So L4, in L4 nerve root involvement, which jerk is lost or diminished? So it is very important कि आपको पता होने चाहिए कि कौन से jerk के लिए कौन सा nerve root involve होता है। So for biceps it's C5 and C6. For biceps, it's C5 and C6. For triceps, it's C7. Okay. For ankle, it's S1 and S2. And for knee, it's L4. So, ये आपको learn करना पड़ेगा. And it's a fact. So, answer is C option. It's knee jerk. So, question number 44. Coordination of the skeletal muscle and equilibrium are controlled by. स्केलेटल मसल्स एंड इक्विलिब्रियम जो है वो कौन कंट्रोल करता है? सो आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली सेरिबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। सो आंसर इज बी। एंड उसका फंक्शन ही यही है कि वो बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे बैलेंस और पोस्चर के साथ साथ, ठीक है। बैलेंस, posture and equilibrium, ये 3 मेन बेसिक फंक्शंस हैं आपके सेरिबेलम के एंड ये आपको लर्न करना पड़ेगा एंड इट्स इजी। सो आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रचेस। So what's the measurement of axillary crutches? So axillary crutches की basically measurement यहाँ पे पूछ रहे हैं। So क्या होता है कि anterior axillary region से 5 सेंटीमीटर बिलो जाते हैं एंड लेटरली जाते हैं 20। एक्सिलरी रीजन के 5 सेंटीमीटर नीचे से स्टार्ट करते हैं, 5 सेंटीमीटर नीचे से स्टार्ट करते हैं एंड देन लेटरल मेल्योलस के लेटरली जाते हैं 20 सेंटीमीटर। बेसिकली ये ऐसा होता है, ठीक है। सो इसमें जो ऑप्शन ए है वो कहीं ना कहीं सही है बट इसमें बस एंटीरियर की जगह पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन या रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। सो बिकॉज ये सबसे ज़्यादा करीब है 15 सेंटीमीटर लेटरली इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये मीडियली आ गया। देन पोस्ट एक्सिला
नो 4 सेंटीमीटर एंटीरियर एक्सिला एंड 10 सेंटीमीटर, 10 भी नहीं आएगा. सो सबसे ज़्यादा जिससे हम रिलेट कर पा रहे हैं वो ये ए ऑप्शन है. बट द मेन पॉइंट इज़ कि बस एंटीरियर की जगह यहाँ पे पोस्टीरियर है, बाकी पूरा सेंटेंस एकदम परफेक्ट है. एंड इससे रिलेटेड बाकी और सेंटेंसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं. सो फॉर मी द करेक्ट आंसर शुड बी ए. अब ये हो सकता है कि जो आंसर शीट है उसमें ये करेक्ट दिखाएं, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन ही फिर रॉन्ग हो चुके हैं, या फिर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आंसर्स हैं उसमें ये 1 मार्क ये सबको मिले, क्योंकि इट इज़ रॉन्गली फ्रेम्ड, राइट. द ऑप्शंस आर रॉन्गली फ्रेम्ड. सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे. एंड इस वीडियो में हम इतने ही जो क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे. बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं ऑलवेज. एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें. कोई भी डाउट या कोई क्वेरी भी हो तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं. एंड प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए इससे पहले वीडियो मैंने डाली हुई हैं. सो आप वहाँ पे जाके JMI के और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं. प्लस और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो सेक्शंस में डाल रखे हैं. सो प्लीज़ आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.